और रेट क्यों गिरते हैं आपको पता है? रेट गिरने का महत्व का मेन कारण यही है, रेट कैसे तय होते हैं आपको मालूम है? डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा? भाव गिरेंगे। और आपको पता है ईसी हमेशा होते हैं, क्योंकि उसको उपजाने के लिए तो 5-6 महीने लगते हैं और एकदम ही सारा माल मंडी के अंदर आ जाता है। वो व्यापारी को भी मालूम है ये तो काफ़ी माल आ गया है, और वो फिर अलग अलग नखरे करते हैं। हर आदमी की, आपकी, मेरी या किसकी भी हमेशा हमारी चॉइस क्या रहती है कि भाई जितना सस्ता मिले उतना अच्छा। आप भी बाजार में जाएंगे तो आप भी बोलेंगे मुझे तो सस्ता मिलना चाहिए। कोई भी आदमी जाएगा तो उसको सस्ता, किसान भी बाजार में जाएगा दूसरी चीज़ खरीदने के लिए वो भी बोलेगा यार सस्ता ही मिलना चाहिए। देखो ये तो कोई गलत बात ही नहीं है, हर आदमी ट्राई करता है कि मुझे एक उचित दाम पे यानी सस्ते दाम पे ये माल मिलना चाहिए। तो ये कारण ये सारा का सारा होता है, इसको सूत्र बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। ये समझिए आप पहले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक जमाने में ये वेस्पा स्कूटर आती थी, वो बुकिंग होता था, 5-5, 6-6 साल स्कूटर नहीं मिलती थी। तो ये 5-6 साल स्कूटर का बुकिंग करने के बाद में जब मैं स्कूटर लेने जाता था या मेरा नंबर लगता था, उस समय पे स्कूटर का भाव रहता था 5,000 रुपये, लेकिन वही स्कूटर बाजार में 10,000 में बिकती थी, क्योंकि देर वॉज नो सप्लाई। फियाट गाड़ी थी उस समय पे, तो फियाट गाड़ी समझ लो 10 या 12,000 में अगर मुझे मिली तो बाजार के अंदर उसको लेने के लिए 20-25 हज़ार में लोग खड़े रहते थे, यानी ब्लैक में बिकता था भाई उस जमाने में। ये थी परिस्थिति, पूछिए आप अपने बाप दादा को। तो क्या था, पहले भी इसी तरीके से सारा होता था। पहले गेहूं का दाम, कपास का दाम, आप क्या है देखिए, आप क्या परिस्थिति थी। मैं आपको टेबल पे ऊपर बताने की कोशिश करूंगा कि पहले कि शिक्षक की सैलरी क्या थी, ये जो क्लास 2 क्लास 3 जो लोग थे उनकी सैलरी क्या थी, यूएस डॉलर और रुपी की रेट क्या थे उस समय पे। देखो हम जब आज़ादी हुई थी हमारी 1947 के अंदर, उस समय पे यूएस डॉलर 1 इज इक्वल टू इंडियन रुपी 1, ये परिस्थिति थी हमारी। और उसके बाद में टीचर की जो सैलरी थी उस जमाने की क्या है आप देखिए तो आपको चमक जाएंगे सारी की सारी बातें समझ के। तो टीचर की सैलरी, तहसीलदार की सैलरी, ये उसके बाद में गेहूँ कपास के दाम और गोल्ड के रेट, ये सारे के सारे आप टेबल से समझ जाइए। मैं आपको नटशेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि 1947 के अंदर जो जब अंग्रेज निकल गए थे हमारे देश से, हमको जब आज़ादी मिली थी, उस समय पे एक क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में, 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में 1 तोला सोना मिलता था, या 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में 3 तोड़ा सोना मिलता था। यानी उस समय पे तोड़ा जो था वो 10 ग्राम का नहीं था, आज के जैसे वो 12 ग्राम का था, तो 36 ग्राम सोना मिलता था 1947 के अंदर। और उसके बाद में जब मैं पैदा हुआ 1954 में, उस जमाने में मुझे दादी बोलती थी कि जब तू पैदा हुआ था 40 क्विंटल कपास हुआ था उसको, तो उस समय पे 1 क्विंटल के ऊपर 2 तोले सोना खरीदी थी, यानी 24 ग्राम, तो 24 या 25 ग्राम समझ लो, तो 25 ग्राम इंटू 40 क्विंटल कितना हो गया? 1,000 ग्राम, यानी 1 किलो सोना मेरे दादी ने खरीदा था। तो मेरी दादी हमेशा मुझे प्रेम से बोलती थी अबे वो किलो 1 किलो, यानी सोना खरीदा था उसने उस जमाने में। तो ये क्या है, एक बात समझिए, ये रेशियो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जानबूझ के, आप समझिए। 1972 के अंदर हमारा जो कपास था उसको दाम गिर गए थे, तो सरकार ने कॉटन मोनोपोली स्कीम लगाया था। उस समय पे कॉटन का भाव जो गवर्नमेंट ने दिया था 275 रुपीज़ क्विंटल दिया था, और सोने का दाम उस जमाने में आपको पता नहीं हो तो मैं बताता हूँ 190 रुपीज़ था। तो 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में मेरे पिताजी ने 18 ग्राम सोना खरीदा था, 18 ग्राम। मेरे दादी ने चौपर में कितना खरीदा था? 24 ग्राम। और 1947 में जब आज़ाद हुई तो कब कितना लिया था उसने? 36 ग्राम सोना खरीदा 1 क्विंटल के बाद में। और आज मेरा बेटा 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में 1 ग्राम सोना खरीद रहा है, यानी 47 में 36, 54 के अंदर 24 ग्राम, 72 में 18 ग्राम, और अभी 2024 के अंदर क्या हो गया है? 1 ग्राम। और परिस्थिति क्या थी? 47, 54, 72, इनपुट कॉस्ट हुआ जीरो, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया है। लेकिन आज ये 2024 के अंदर की परिस्थिति ऐसी कि मेरी इनपुट कॉस्ट, मैंने आपको बताया कि अभी 8 जगह पे मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, और मेरे हाथ में क्या आ रहा है? तो ठन ठन गोपाल,
जो किसानों की आत्महत्या हो रही है भैया, ये इसी कारण हो रही है कि उसका इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गया है लेकिन आउटपुट कॉस्ट जो है जीरो माइनस हो गई है। और इसीलिए किसान जो है ना ये सारी मांगे कर रहा है कि हमको कम से कम ये दे दो। तो किसानों की मांगे क्या है आपको भी पता है, वो बोल रही कि भाई हमको कम से कम एमएसपी दे दो, सारे दामों की इसके दे दो। और उसके बाद में जो एमएसपी आप तय करेंगे तो वो क्या है, C2 प्लस 50%। तो C2 प्लस 40% का जो मामला है, यानी A2 प्लस FL, यानी खेती को लगने वाले A2 माने खेती का A to Z खर्चा, FL माने फैमिली लेबर जो काम कर रहा है, और C2 का मतलब है कॉस्ट ऑफ लैंड। तो इस तरीके से, और ये सारा करके उसको मुझे कम से कम 50% मुनाफा दे दो। उसके बावजूद भी किसान कोई कमाने वाला नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने उसके बाद में कुदरत के जो उसके साथ में खिलवाड़ हो रहे हैं, ये जो अभी सारा क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है उसके कारण जो उसका नुकसान हो रहा है वो तो इसमें आया ही नहीं है। एक बार समझिए, वो इंश्योरेंस सारी फालतू के बोलम बच्चों की बातें हैं, इसको कोई मिलता नहीं है इंश्योरेंस किसानों को। और सारी की सारी जाके कोई किसान को पूछो क्या परिस्थिति है। तो ये इसीलिए अभी किसान क्या बोलता है कि भाई मुझे ये स्वामीनाथन आयोग जिसको सरकार ने ये दिया है, क्या भारत रत्न अवार्ड दिया है। अरे भैया वो भारत रत्न अवार्ड जिस आदमी के नाम पे आप दे रहे हो, तो उसने जो हमको सजेशन दिया है, आपको सजेशन दिया, वो तो मानो कम से कम, उसने वो तो मानो। तो वो तो सरकार नहीं मान रही है। इसीलिए जो पंजाब का किसान है ना, ये पूरे देश के लिए बाहर निकला है। उसको कोई आज एमएसपी नहीं मिलती है। एमएसपी आज मिल रही है सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर, गेहूं के ऊपर और चावल के ऊपर। और वो भी क्यों और वो भी किसको मिलती है, सिर्फ पंजाब के किसानों को मिलती है थोड़ी बहुत। और गवर्नमेंट जाके खरीदती है उसको, क्योंकि वो गवर्नमेंट को ये फोकट में बांटनी है सारा का सारा, इसलिए उनको गेहूं और चावल चाहिए। एक बात पहले समझिए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि बाकी सारे जो भी प्रोडक्ट है उसको किसी के ऊपर ये मिलता नहीं है, और उसके कारण ही ये परिस्थिति निकल आ गई है। जैसे कि देखिए अभी थोड़ा बहुत अच्छी परिस्थिति, थोड़ा बहुत, मैं कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता हूँ, गन्ने के किसानों को है। गन्ने के किसानों को क्या मिलती है, FRP मिलती है, यानी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। क्या मतलब है फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस का? फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस का अर्थ है कि जो प्रोडक्शन कर प्रोड्यूसर है किसान, और जो फैक्ट्री वाला है प्रोसेसर, ये दोनों को भी उचित दाम मिलना चाहिए। उचित दाम के मतलब क्या है? देखिए जैसे आपको भी पता है कि गन्ने से क्या होता है, तो शक्कर बनती है। तो शक्कर की पूरे पिछले साल में एवरेज प्राइस क्या थी, वो उससे 20% माइनस। ये सूत्र है FRP का। यानी जैसे 4,000 रुपये क्विंटल का अगर इसका शक्कर का दाम रहा, तो उसमें 20% माइनस करके 800 रुपये माइनस हो गए, तो 3,200 रुपये क्विंटल टन की ये गन्ने की प्राइस हो गई है, टन की। ये समझिए, ये सिंपल थेरी है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत उसके कारण किसानों का विचारों का ठीक तरीके से वहाँ का चल रहा है, उसका प्रोडक्शन भी ठीक होता है। एक एकड़ के अंदर करीब करीब 80 टन गन्ना हो जाता है। 80 टन को अगर 3,000 रुपये भी भाव मिला तो 8 24 हो गया, तो 2-2.5 हज़ार रुपये मिल गया, लाख रुपए खर्चा भी निकल गया, तो 1-1.5 लाख रुपए बेचारे किसान को मिलता है, उसका चलता है। और उसके बाद में गन्ने का जो हरा चारा वारा निकलता है, तो उसके ऊपर उसके जानवर दूध ये वो सब घर का चलते रहता है। तो ठीक बहुत चल रहा है किसानों का। ऐसा मैं बोल रहा नहीं है कि वो भी कोई बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। हमारे जो ड्राई लैंड फार्मर्स है या जो बाकी की जो उपज करने वाले किसान है, उससे तो ये ठीक ही कर रहा है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।